Assalamualaikum everyone. Welcome to another weekly recap. Weekly recap is something where we discuss the major developments of US stock market in the past week. Uh, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे तो ये वीकली रिकैप आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जिनको यूएस स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी, जिसका जानना जो है यूएस स्टॉक मार्केट को जानने के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, मार्केट जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आ गई, और हमने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था कि अक्टूबर जो होता है वो एक ऐसा महीना होता है जिसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी लाल हो जाती है। तो और मतलब एक तरफ ये भी है, और फिर हमने एक तरफ ये भी देखा है कि इसी मार्केट के अंदर, इसी रेडिश मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ निकालने वाले, ढूँढने वाले अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहे हैं। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते पिछले कुछ टाइम से, बल्कि हम ऑयल की भी बात कर रहे हैं, ऑयल स्टॉक्स की। और हमने देखा है इस पास्ट वीक के अंदर भी जो टॉप गेनर्स थे, उसके अंदर टॉप 5 में से भी जो 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज़ थी, जिसमें मैराथन पेट्रोलियम है, वैल्यूरो एनर्जी कॉर्प है, फिर फिलिप्स है। इस तरह की और भी बेशुमार कंपनीज़ हैं जो जिन्होंने पास्ट 10 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर काफ़ी गेन किया है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ कुछ स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, और वॉरेन बफेट जो है वो भी उसके अंदर बहुत हेवीली जो है ना वो बाइंग कर रहा है। तो मुझ जैसे ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए ये समझना जो है ना मुश्किल हो जाता है कि भई किस वक़्त क्या खरीदा जाए। तो इसको अब आप हमारे लिए आसान करें कि भई एक तरफ तो मार्केट ऊपर जा रही है, एक तरफ जो है वो लोग खरीदे जा रहे हैं, एक तरफ ऑयल चढ़ता ही जा रहा है। तो किस तरह से इस मार्केट के अंदर प्ले किया जाए? मार्केट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्केट बड़ी सिंपल सी है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी लोगों ने इसको बना लिया है। मैं ये भी नहीं कहता कि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इजी, तो हर कोई आए और बस शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज़ विद द बिग डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ अपॉन यू to do your due diligence and research to make the right choices at the right time. However, जो सिंप्लिसिटी है ना मार्केट की, वो ये है कि वो जो बफेट ने कहा था ना कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो मेरे नज़दीक तो मार्केट की फ़िलॉसफी बड़ी सिंपल सी है कि जब मार्केट चढ़ रही होती है तो विद द राइजिंग टाइड एवरी फूल, इवन द फूल्स लुक लाइक जीनियसेस। एंड क्या कहते हैं, जब टाइड जब मतलब वो लहर जब बैठती है, ठीक है ना, तो आपको पता चलता है कि कौन कितना पानी में था नहीं था, कौन कौन कपड़े पहना हुआ था नहीं बन हाँ बेनकाब चलने जो किसने एक्सपोज हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो it's as simple as the market and your investment returns are not necessarily a function of timing generally, but rather they are a function of the time frame you decide for yourself. ठीक है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग द मार्केट। मैं बड़ा ज़बरदस्त टाइमर हूँ एंड सेइंग दैट या मैंने एक स्टॉक को इधर पकड़ लिया और उधर पकड़ लिया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं विच आर डाउन 50% फ्रॉम देयर ओरिजिनल वैल्यू, बट उनकी जो पोटेंशियल है वो 10-20 टाइम एक्स है, 10-20x है, यानी 1000% है, 2000% है उनकी पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो भाई जो उस नियत से पकड़ रहा है, यानी हिज टाइम फ्रेम इज लॉन्ग टर्म, लेट्स से 5 years, उसको परवाह नहीं है कि देयर इज अ स्टॉक ड्रॉडाउन ऑफ 50%, ड्रॉडाउन ऑफ 50%, 25%। इनफैक्ट मशहूर कंटेम्प्रेरी इन्वेस्टर्स में से आप देख लें, मुनीश पब्राया इज अ वेरी contemporary value investor. You have Guy Spears being one of the very contemporary value investors. तो वो तो ये कहते हैं कि यार मैं तो वो बंदा हूँ जो कि हर बार जो स्टॉक खरीदता है पहले वो 25% नीचे जाता है, फिर वो ऊपर ऊपर देखते हैं जाने की, राइट। तो पॉइंट क्या है कि बड़े बड़े लोग भी इसमें मारे खाते हैं, बट जो सबसे ज्यादा मार खाता है या जो लॉन्ग टर्म लूजर है ना, लॉन्ग टर्म में लूजर ही है इस मार्केट में, ठीक है ना, वो बंदा है जो कि अपना टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड कर पाता कि यार मुझे 3 महीने का टाइम फ्रेम है मेरा इस इन्वेस्टमेंट थीसिस को लेकर,
इस स्टॉक के बारे में, या मेरा इस इन्वेस्टमेंट को थीसिस को लेकर स्टॉक के बारे में 1 साल का थीसिस है, 1 साल का टाइम फ्रेम है, या मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस इस स्टॉक को लेकर 3 to 5 years का टाइम मतलब थीसिस है, या इवन लॉन्गर, राइट? सो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लोग नहीं समझते। एंड जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेना कि मैं जिस भी बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं वो टाइम फ्रेम की बेसिस पे है, जो अगला बंदा मुझे एडवाइस दे रहा होगा वो मुझे बता रहा होगा अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है? आपको आपका टाइम फ्रेम चूज करना है। वो बंदा बता रहा होगा यार ये स्टॉक इज वर्थ $100, फॉर एग्जाम्पल 30 पे खड़ा हुआ है, $20 पे खड़ा हुआ है, इट्स वर्थ $100, मगर वो ये नहीं बता रहा आपको कि भाई वो टाइम फ्रेम क्या है जिसमें वो देख रहा है उसको। वो प्रॉबेबली प्रोडक्ट लॉन्चेस का वेट कर रहा है, मजीद वो रेवेन्यू को डबल होने का वेट कर रहा है, रातों रात तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो मे बी ही इज, या मे बी ही इज सेइंग कि यार देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इस स्टॉक में क्रैश आया है ऑफ 50-60%, और मेरा ये मानना है कि जो टेक्निकल्स मुझे बता रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट बता रही है, वो ये है कि यहाँ से स्टॉक 40-50% ऊपर चला जाएगा विद इन दिस टाइम फ्रेम, ठीक है ना? या मुझे लगता है कि ये टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक किया, तो ये यहाँ पे खड़ा होगा। तो भाई दैट इज अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। मैंने एप्पल की पिछले हफ्ते भी बात की थी, पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते, कि फॉर एग्जाम्पल 10-15% कमाना एप्पल में कोई बड़ी बात नहीं होगी विद द शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इन द मार्केट। अभी एप्पल टूटा हुआ है, रिकवर करेगा, अगर आपने सही जगह पकड़ लिया उसको तो शॉर्ट टर्म में आप एक सर्टेन परसेंटेज कमा लेंगे। मगर एप्पल एज अ स्टॉक विच इज रिटर्न्ड, विच इज डबल्ड इन्वेस्टर्स मनी एवरी 3 years, मतलब आपके डबल यानी 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8 हो गया, एंड कंपाउंड करते करते वो $3 का स्टॉक अब मतलब 150 पे खड़ा हुआ है। तो भाई वो टाइम फ्रेम के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए, और वो थीसिस डिफरेंट होगी फ्रॉम द थीसिस कि यार ये यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से तो मैं 15-20% कमा जाऊंगा, या ये अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो आएगा मैं उस वक्त यानी नंबर्स अच्छे आएंगे देयरफॉर मैं कमा जाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं डंप कर दूंगा स्टॉक को। ये दो अलग अलग थीसिस है फॉर द सेम स्टॉक। ये भी जब हम बात कह रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि जब हमने पिछली दफ़ा एप्पल के बारे में बात की, हमने कहा कि पिछली दफ़ा नहीं, शायद उससे पिछली दफ़ा, कि हमने कहा कि शॉर्ट टर्म इसके अंदर जो है ना कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो हमें ये फीडबैक भी मिला था कि भाई शॉर्ट टर्म में तो जितने परसेंट हमने बताया उतनी अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर हम जो, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, आपका शॉर्ट टर्म जो है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी और का शॉर्ट टर्म डिफरेंट हो सकता है। कोई शायद वो उस किसी के लिए शायद कुछ घंटे ही उसका शॉर्ट टर्म हो, किसी के लिए कुछ 6 महीने भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो मतलब ये मैं भी अगर उसको मैं या आई थिंक आई नीड टू स्पेसिफाई दिस, यू नो इंट्रा ट्रेड ट्रेडर्स की जो थीसिस होती है वो एक दिन के पे मुश्तमिल होती है, 1 डे ट्रेड, ठीक है ना? उसके बाद आप आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म जिसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना? जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, यू कुड बी लुकिंग एनीवेयर बिटवीन 3 months to 1 year, 3 months to 1 year। स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस रातों रात अनरेवल ना पोजीशन बिल्ड होती है ना वो अनरेवल होती है। इट कुड टेक एनीवेयर बिटवीन 3 to 12 months, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव beyond the 12 months, which is essentially position trading, where you take up a position, you have a long-term thesis associated with that stock, and that could yield results beyond 12 months। तो स्विंग ट्रेडर्स बहुत सारे हैं इस मार्केट में। कोई कह रहा है मैं 3 महीने में कमा कर दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या कमा रहा होगा, और जिसका टाइम फ्रेम 3 महीने का, किसी का 6 महीने भी होगा, वो सब शॉर्ट टर्म में आ गए। अब शॉर्ट टर्म की मैं थीसिस आपको ये तो क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि वो 1 week to 3 months है, मगर या वो 6 months to 12 months है, राइट? बट वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है, राइट? दैट्स व्हाट यू कुड से, यू कुड जनरली मीन एज शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, ठीक है ना? वर्सेस इंट्रा ट्रेडिंग पोजीशन है, वर्सेस पोजीशन ट्रेडिंग है व्हिच इज लॉन्ग टर्म ट्रेड, एक लॉन्ग टर्म पोजीशन। सही कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। मतलब अब ये नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट टर्म है तो बस आप एक हफ्ते के लिए खरीदें और फिर बेच दें तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल सही। True. And we'll start off with the week ending as of the 30th of September 2022.
Before I move on, this is a disclaimer. Please go through this at your own leisure. Feel free to pause at this very moment and go through this. By viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. इस वीकली न्यूज़ राउंडअप में बेसिकली टॉप लाइन हेडलाइन तो यही है कि डाउ जोन्स और S&P were actually touched new lows for 2022, both closing down 2.9% for the week. और जो वैल्यू ओरिएंटेड जो रसल 2000 है, जिसमें और भी मतलब ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं, वैल्यू स्टॉक्स भी हैं, मे बी वी कैन ब्रेक इट डाउन सम अदर डे, क्लोज एक्चुअली डाउन 0.7%. इससे मुझे ये भी एहसास होता है कि relative जो performance होगी, out performance होगी, वो probably value की होगी versus growth. And I think that's what is happening. Now the conversation is shifting around how growth stocks were overvalued. Actually, past 6 months has been that conversation where growth stocks were overvalued. वो बहुत तेजी से crash किया है. Whereas when you look at value stocks, right, which were already cheap, they didn't become even cheaper. मतलब वो थोड़े बहुत और cheap हो गए, but it wasn't substantially cheaper than what they were already. Whereas growth stocks, जिनकी valuations बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऊंची उड़ाने हो रहे थे, Zoom is one of them, obviously Nvidia the other, जो hot stocks थे उस वक्त के 1 year ago, तो वो सारे तो बड़ी तेज़ी से crash करते हुए हैं. Whereas value stocks have relatively performed better. Commodity stocks have definitely performed much better in the past 1 year. तो एक ये भी है कि सारी जैसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम मोशंस इन द मार्केट. अच्छा अचल भी यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लियर भी कर दें कि वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती. मैं भी शुरू में बड़ा स्ट्रगल करता था कि भाई ये क्या चीज़ है. मतलब ठीक है, पहले तो आपको स्टॉक भी पढ़ना है, फिर आपको ये भी पता करना है कि भाई ये वैल्यू स्टॉक है या ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वैल्यू स्टॉक अलग तरीके से ट्रेंड कर रहे होते हैं, एक अलग तरीके से वो लोग वो मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके फिगर्स नंबर्स जो हैं वो अलग होती हैं और ग्रोथ स्टॉक्स की अलग से होती हैं. तो इसको थोड़ा सा अगर आप शॉर्टली इसको ब्रीफ कर दें कि भाई दोनों में मेजर डिफरेंस हैं क्या. यार क्या कहते हैं, सो द थिंग इज दिस इज हाउ शुड आई से, it's not exactly straightforward to understand कि वैल्यू क्या है, स्टॉक ग्रोथ क्या है. हर कोई उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हर स्टॉक को करता है. दिस इज नॉट अ साइंटिफिक या दिस इज नॉट एग्जैक्टली लिटरेचर में पाया जाता है ये क्या कहते हैं, but it's still everyone has their own definition to a certain extent. But the simple way to understand is that growth is basically anything as simple as that. Growth is anything that you are paying for. When you pay for a stock, what are you paying for, right? When you pay for a stock, आप एक स्टॉक है, मतलब एप्पल है, आप $100 देते हैं उस स्टॉक का, या मतलब आपने 1 साल पहले उसमें मतलब $80 डाले. अब आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, राइट? सवाल ये है कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं. आर यू एक्चुअली पेइंग फॉर द करंट प्राइस, मतलब एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, या उसकी जो आपको लगता है कि वैल्यू है, ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है गिवन द करंट बिजनेस परफॉर्मेंस. यानी कि यार आज ये बिजनेस परफॉर्मेंस है. हमने पिछले हफ्ते हैलिबर्टन देखा था ना, वेयर आई सेड दैट ऑयल प्राइसेस जो पिछली साइकिल में थी, राइट, उससे अगर आप उसको भी ले लें, 2018 का भी हाई ले लें और हैलिबर्टन की अपनी प्राइस भी ले लें, तो इस वक्त सेम ऑयल प्राइस पे हैलिबर्टन इज डाउन बिलो दैट प्रीवियस क्या कहते हैं साइकिल प्राइस. तो कहने का मकसद ये है कि आप पैसे किस चीज के दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है. क्या आप पैसे फ्यूचर ग्रोथ के दे रहे हैं, या एंड देयरफॉर यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन सर्टेन ग्रोथ लेवल ट्रेजेक्टरी. यानी मैं ये समझता हूं इन सिंपल टर्म्स कि ये स्टॉक $100 का है और ये आज $50 का बिक रहा है, बट इसको 50 से $100 तक जाने में जो चीज दरकार है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली कि ये अपने नंबर्स यहां से ग्रो करे. एप्पल मजीद आईफोन बेचे फॉर एग्जांपल,
उसको $150 से $200 तक ग्रो करने में। अगर वो ये ग्रोथ नहीं मारता आगे फ्यूचर पीरियड्स में, तो वो फिर बेसिकली यहीं रह जाएगा या नीचे चला जाएगा, राइट? ठीक है, वैल्यू यानी वैल्यू स्टॉक स्टॉक वो है जिसके नहीं, अंदर ग्रोथ आपको कोई स्टॉक, वैल्यू ग्रोथ हाँ, स्टॉक। वैल्यू स्टॉक वो है जिसके अंदर जो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है आप उसके लिए पे कर रहे हैं। ग्रोथ स्टॉक वो है जो आप फ्यूचर के अंदर आपको लगता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने, साल या जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके अंदर आके ये प्राइस जो है इसकी अच्छी खासी इंक्रीज कर देगी। बेसिकली तो फिर इसके आप अंदर एक सवाल ये भी होता है कि, सॉरी मैं आपकी बात करता रहा हूँ, ये भी इसके अंदर एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या एक वैल्यू स्टॉक एक वक्त में वो वैल्यू स्टॉक है और किसी और साल के अंदर वो ग्रोथ स्टॉक, यानी कोई एक स्टॉक जो है किसी एक साल में वैल्यू स्टॉक है और किसी दूसरे साल में ग्रोथ स्टॉक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड मेटा की, एक्चुअली फेसबुक की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि the stocks actually down 60% year to date, and a lot of people are saying कि यार ये अब इसके जो numbers आ रहे हैं ना, those are such के इसकी आज भी अगर करंट परफॉर्मेंस भी रही, यानी कि इसकी करंट परफॉर्मेंस भी रही अगर, तो जो स्टॉक है वो इट्स वेरी चीप कंपेयर टू द करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो करंट केपीआईज जो चल रहे हैं फेसबुक के, करंट नंबर्स हैं टॉप लाइन के, करंट नंबर्स हैं उसकी बॉटम लाइन के, उसकी बेसिस पे भी आज स्टॉक चीप है, राइट? एंड मेटा 1 साल 2 साल पहले तक वाज अ ग्रोथ स्टॉक। बेसिकली अगर आप ऊपर उसको खरीद रहे थे, राइट, अगर आपने उसको लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्लियरली, अगर आपने उसको, यानी अगर आपने उसको 400 पे खरीदा, 400 पे खरीदा था, राइट, तो आप ये अस्यूम कर रहे थे कि 400 पे बेसिकली यहाँ से जो ऊपर जाने वाली थीसिस थी वो ये थी कि भाई ग्रोथ होगी आगे कंपनी में मजीद। मगर अब ये जहां पे खड़ा हुआ है 130 पर, 135 पर, तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये जहां पे आज खड़ा हुआ है ना, हम तो समझते हैं कि दिस स्टॉक इज क्लियरली वर्थ मोर देन 131, क्या कहते हैं, बेसिकली $136 इज डेफिनेटली मोर देन 136। नहीं, ये अब वैल्यू बन गया। तो पहले मैंने आपको बताया ना, हाँ मैंने आपको बताया ना कि देखिए पहले जब वो 300 समथिंग पे ट्रेड कर रहा था, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो जब अगर कोई पैसे देता $400, आप $400 देते, तो भाई आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि 400 से 500 करेगा वो, फॉर एग्जाम्पल। तो वो किस बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं? वो आप इस बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आगे ग्रोथ आएगी मजीद, जहां पे हम खड़े में आज उससे ज्यादा फाइनेंशियल्स में, उनकी परफॉर्मेंस में, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगी। मगर एक वो भी स्टॉक्स अब ये वो स्टॉक बन चुका है, फॉर एग्जांपल इसने कोविड का लो मारा है, बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मेड अ कोविड लो, राइट? ये वो स्टॉक बन चुका है, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं, मतलब दिस इज अगेन अप फॉर डिबेट, बट अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो वैल्यू स्टॉक बन चुका है, क्योंकि इसकी करंट परफॉर्मेंस पे भी अगर मैं 136 दे रहा हूं, तो इसकी करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो वैल्यूएशन बनती है वो फर्ज करेंगे मतलब $200 बनती है। इट्स अब आप समझे, मतलब जो करंट स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस थी दैट इज वर्थ $200, फॉर एग्जांपल लेट्स से $250, ठीक है? आपने शुरू में जो टॉप मारा था इसने अगस्त में, उसमें कितने पैसे लगाए थे आपने? $400 लगाए थे। तो जब आपने दो, मतलब यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की करंट बिजनेस परफॉर्मेंस की, तो वो $200 बन गई। आपने कहा यार दिस स्टॉक इज वर्थ नथिंग मोर देन $200। अब उस वक्त था $400। जो वैल्यू इन्वेस्टर होगा वो बोलेगा भाईजान मैं ये फ्यूचर ग्रोथ नहीं जानता, आज की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं $200 दूंगा मैक्सिमम, जो कि $200 पे तो मैं पैसे भी नहीं बनाऊंगा, मैं $200 से नीचे ही दूंगा। और जो ग्रोथ इन्वेस्टर था वो कह रहा था कि भाई $400 से तो $500 की कहानी है, ये अभी तो यहां से ग्रो करेगा ये मजीद बिजनेस। तो ग्रोथ इन्वेस्टर ने $400 पे इन्वेस्ट कर लिया, नहीं तो ग्रोथ इन्वेस्टर ने $400 पे इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है ना? अब फर्ज करें कि उसने ग्रो किया, मगर शॉर्ट टर्म में उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मेटा को अभी आ रही हैं, फॉर एग्जांपल एज इट ट्रांजिशंस फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट टू अ मेटावर्स ओरिएंटेड साइट, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो फॉर एग्जांपल उसको अभी ये डिप आता है 150 का, बट लॉन्ग टर्म वैल्यू उसकी है $800। लॉन्ग टर्म वैल्यू उसकी $800। अब ये है एक ग्रोथ इन्वेस्टर की थीसिस। वैल्यू इन्वेस्टर ने भी इसको पकड़ा, मगर कहां से पकड़ा? 135 पे।
वैल्यू इन्वेस्टर ने कहा कि भाई मेरी थीसिस ये थी कि ये करंट बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से $200 का है, मुझे अगर उससे नीचे का मिलता है मैं खुशी खुशी खरीद लूंगा, मुझे वैल्यू पार्ट भी मिल जाएगा, मुझे अगर उसके बाद रहना हुआ तो मुझे ग्रोथ पार्ट भी मिल जाएगा। आप समझे? तो एक सर्टेन पॉइंट के पास जाकर वो वापस ग्रोथ बन जाएगी, लेट्स से $200 के बाद जाकर वो वापस ग्रोथ बन गई, बट जब तक वो 200 से नीचे, एक मिसाल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वैल्यूएशन ऑफ मेटा एट ऑल, वेरी क्लियर डिस्क्लेमर, अगर वो $200 से नीचे रहती है तो जब तक वो वैल्यू रेंज में रहती है, ऊपर चली जाती है तो फिर वो आप क्या कर रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर समथिंग दैट इज इन द फ्यूचर, अनसर्टन, आई डोंट नो, इट हैपेंस, इट डजंट। वैल्यू इन्वेस्टर कहता है कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर अनसर्टनिटी, आई डोंट पे फॉर अनसर्टनिटी, आई पे फॉर सर्टनिटी। सर्टनिटी क्या है? किसी हद तक सर्टनिटी क्या है कि भाई करंट बिजनेस परफॉर्मेंस तो रहेगी ना, या करंट बिजनेस परफॉर्मेंस अगर टूट भी जाती है तो भी स्टॉक इतना टूट चुका है कि इससे नीचे अब नहीं जाएगा स्टॉक, अगर तो करंट बिजनेस परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत भी अपनी जगह रहती है। वैल्यू इन्वेस्टर इस तरह बार्गेन्स ढूंढता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी स्टोर जाते हैं, आपको कोई अच्छी चीज पसंद आती है, आप कहते हैं कि यार ये एक खूबसूरत जैकेट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको $200 भी दूं तो मेरी नजरों में तो ये $300 की चीज है, इसकी खूबसूरती देखो। मगर वैल्यू इन्वेस्टर कहता है भाई होगी खूबसूरत, होगी, मैंने देने ही नहीं $50 से ज्यादा, मैंने इसको सेल में ही खरीदना है। आपने देखा होगा ना वो, मतलब जो सिर्फ सेल में ही खरीदते हैं, और मतलब वो गुची प्राडा चल रहे होते हैं सेल पे फुल, मगर एक हम भी हैं जो बेवकूफ बन जाते हैं जो कि सेल जिनको मिलती ही नहीं। तो यानी एक मिसाल दे रहा हूँ कि इफ यू लाइक समथिंग यू माइट बाय दैट थिंग, बट वैल्यू इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं खरीदना, मैं एक मतलब शू स्ट्रिंग बजट पे ऑपरेट करता हूँ, मैंने मैंने खरीदना ही इसको 50। और आप देखें कि दोनों लोग खुश है ना, भाई जिसने बगैर सेल का खरीदा वो खुश है कि मैंने एक जैकेट खरीद ली, और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो भी खुश है, उसने कहा यार मैंने जैकेट $50 की खरीद ली। मतलब फर्ज करें विंटर के सीजन में समर की जो सेल हो रही होती है वो फायर सेल हो रही होती है, वो कहते हैं कि भाई ये विंटर आ गया, हमें समर की टी शर्ट वी शर्ट नहीं बेचनी, इसको जल्दी निकालो स्टॉक को, उस वक्त बार्गेन्स लग रही होती है, उस वक्त वैल्यू इन्वेस्टर खरीद लेता है और फिर अगली समर का इंतजार करता है जब उसको वो निकाल कर पहनेगा। उसी तरह विंटर सीजन की बात होती है। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर कहता है कि भाई मुझे क्वालिटी मिल रही है, ग्रोथ आगे होनी है, इस कंपनी ने ग्रोथ देनी है, तभी मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ कंपनी में, मुझे कोई मसला नहीं, मैं जो भी प्राइस पे करूँ आज। यार यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम स्टॉक एडवाइस तो किसी न किसी तरीके से या मार्केट को किसी न किसी तरीके से समझा ही रहे थे, लेकिन आपने एक और बड़ी अच्छी एडवाइस दे दी कि सर्दियों में गर्मियों के कपड़े लेने चाहिए और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े सस्ते मिल सकते एग्जैक्टली। आप बेसिकली जब फायर सेल हो रही हो तब आप खरीदें जब नॉर्मल हालात के लिए, और जब नॉर्मल हालात हो जाए तो आप कोशिश करें कि सोच लें कि भाई उसमें से उस मतलब बास्केट ऑफ एग्स में से क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ अब फेंक देनी है बाहर। मूविंग ऑन, जो ऑब्वियसली सीपीआई डेटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस महीने इस हफ्ते हुई, उनमें से एक चीज़ ये थी कि इन्फ्लेशन डेटा जो था वो आया। अगेन आपको पता है कि सीपीआई का डेटा ऑलरेडी आ चुका था 2 हफ्ते पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर उसके बाद अब पीसीई का डेटा आया। मैंने पहले भी समझाई थी ये बात कि पीसीई इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए मेजर कर, अर्बन हाउस होल्ड्स की इन्फ्लेशन मेजर करता है। पीसीई पूरे यूएस वाइड हर हाउस होल्ड की इन्फ्लेशन मेजर करता है, और हर बिजनेस की, हर नॉन प्रॉफिट की, हर किसी की इन्फ्लेशन मेजर करता है। वेयर सीपीआई इज अ बिट मोर लिमिटेड, राइट। सीपीआई का नंबर चूंकि पहले आ जाता है तो मार्केट ज्यादा रिएक्ट पहले कर देती है, अपना रिएक्शन दे देती है। हाउएवर पीसीई का नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फेड उसको ट्रैक करती है। मैंने यहाँ पे भी बात पहले भी रखी थी कि 2% फेड का टारगेट है, ये पीसीई है, ये 2% फेड का टारगेट है, और इस वक्त ऑब्वियसली ये 2% से कहीं ज्यादा खड़ी हुई है। ये इस वक्त खड़ी हुई है, जो अगस्त का नंबर आया है वो है 4.9% कोर पीसीई का। तो एक वो हेडलाइन पीसीई है जो कि फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को भी अकाउंट में लेती है, और फिर एक कोर पीसी है जिसको यूएस फेडरल रिजर्व फॉलो कर रहा होता है, वो है एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड प्राइसेस। मैंने बताया ना कि यहाँ पे हेडलाइन और कोर दोनों आपको नजर आएंगी रेड, बट यू कैन सी द ट्रेंड इज वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है ना, कि हेडलाइन थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई बहुत तेजी से, बट मोर और लेस कोर एंड हेडलाइन बोथ गो हैंड इन हैंड। तो जो कोर पीसी आया है वो 4.9% आया है,
more than the 4.7% estimate and up from 4.7% the previous month. तो 0.2 percentage points month over month इंक्रीज हुआ है. हेडलाइन पीसीई भी 0.3% इंक्रीज हुआ है अगस्त में, ठीक है ना, जबकि जुलाई में ये गिरा था मंथ ओवर मंथ, चूंकि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई थी. और फनी थिंग इज हेडलाइन पीसीई हैज गॉन अप डिस्पाइट द फैक्ट कि पेट्रोल प्राइसेस पिछले एक महीने में यूएस में क्रॉस यूएस नीचे आई हैं. और ये मैंने पहले भी बात की थी कि यूएस अपना कैसा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मैनेज कर रहा है टू मैनेज दी पेट्रोल प्राइसेस एंड दी एनर्जी इनपुट्स. सही सही. So this is obviously alarming, concerning, not alarming anymore, but concerning, and I think that just reinforces the fact that we've been saying every almost week is in and out, is that this essentially means that the Fed essentially means that the Fed will क्या कहते हैं continue to increase interest rates and therefore slow down the economy, and essentially that's what the markets are spooked up about. अच्छा, उसके अलावा इज इट सेफ टू से कि जब तक ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आती तब तक तो ये इंटरेस्ट रेट या तो इसी लेवल पर रहेगा या इससे ऊपर जाएगा? क्या ये बात ऑयल प्राइसेस, हाँ, किसी हद तक ये सही है कि ऑयल प्राइसेस जब तक नीचे नहीं आती ना, आपके एनर्जी इनपुट्स जो कि बचे फीडिंग द इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी, आपका क्या कहते हैं, चेयर से लेकर गाड़ी की हुड से लेकर पेंट से लेकर हर चीज़ ऑयल डिफाइन कर रहा होता है. उसका डाउन स्ट्रीम क्या कहते हैं केमिकल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, ऑयल से निकलते हुए केमिकल्स. सो अनलेस एंटिल ऑयल और फूड दोनों ग्रेन प्राइसेस, अगर एनर्जी, ऑयल एंड फूड प्राइसेस दोनों नीचे नहीं आती तब तक ओवरऑल इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि दैट बेसिकली फीड्स इनटू द अदर थिंग्स एज वेल. तो आई थिंक इसका मतलब फिर यहाँ पे वही वाली बात मैं कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो है ये भी एक इन्वेस्टर का काम होता है. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑयल आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसके अंदर लोग जो है वो उसको स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है. और इसी के ऊपर हमने एक प्राइमर भी बनाया था. जिनको नहीं पता कि ऑयल के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं या उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, वो हमारा प्राइमर देख सकते हैं हम इसी वीडियो के अंदर. आपके टॉप राइट पे कार्ड आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं. जी अशर भाई. अच्छा, आप इसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपने जो बात की ना कि इसमें भी सिलेक्टिव होना पड़ता है, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल डॉलर ट्री है. डॉलर ट्री इज अ थ्रिफ्ट स्टोर एसेंशियली अक्रॉस यूएस, आई एम नॉट श्योर इट्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका. और उसको आप देखो, उसकी ट्रेजेक्ट्री आप देखें, मतलब क्या खूबसूरत ट्रेजेक्ट्री है यार. आप ये देखें कि डॉलर ट्री ने इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, जो बुरी इन्वायरमेंट इस वक्त चल रही है, जहाँ पे बाकी टेक स्टॉक्स और मेटा भी मैंने दिखाया कि 400 से 200 130 पे पहुंचा हुआ है, उधर डॉलर ट्री ऊपर जा रहा है. अब आप ये देखें ना कि ये है ना इन्वेस्टर की ड्यू डिलिजेंस, और ये है ना इन्वेस्टर समझता है, सोचता है. इसी चीज़ को तो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मोटर स्किल को. यानी हमारे इस प्लेटफॉर्म का क्या कहते हैं, शायद मेरा किसी हद तक ये जिम्मेदारी बन सकती है कि भाई ठीक है, मैं जो मैं कर रहा हूँ वो शेयर कर लूँ, बट रियली मेरा मकसद यही है कि टू बिल्ड दोज मोटर स्किल्स फॉर इन्वेस्टर्स. अब आप ये देखें ना कि ये क्यों मैंने स्टॉक कैसे पकड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक मिसाल दी है, मतलब डिस्क्लेमर, आई हैव नो इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्टॉक. मैंने ये स्टॉक इस तरह पकड़ा कि मैंने सोचा कि यार जो लग्जरी आइटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट होंगे, ठीक है ना. जो डिस्क्रेशनरी आइटम है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशन पर है कि वो खरीदे या ना खरीदे, ठीक है ना, वो अगर नहीं खरीदेगा तो मर नहीं जाएगा. मगर अगर वो तेल नहीं खरीदता अपना, या वो अपनी बेसिक चीज़ नहीं खरीदता, तो वो क्या कहते हैं जिंदा नहीं रह पाएगा. तो आप ऐसे स्टोर्स ढूंढें जो कि इससे बेनिफिट करें. कॉस्को कुड बी वन ऑफ देम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना. ये देखें कॉस्को, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी. आपने पैसा ही नहीं लूज किया अभी तक भाई इसमें, मतलब मार्केट 30 35 40% नीचे चली गई, आपने पैसा ही नहीं लूज किया. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये बेचता है आपकी अंडा, डबल रोटी, बेसिक आइटम्स. वॉलमार्ट देखें अशर भाई, वॉलमार्ट क्या स्टोरी है. वॉलमार्ट की भी किसी हद तक बेहतरी स्टोरी है. इट्स अ लिटिल बिट मोर और लेस, बिकॉज कुछ डिस्क्रिशनरी आइटम्स ही वॉलमार्ट में बिकते हैं. सेल्स मिक्स देखना पड़ेगा. बट कॉस्को 100% रिलाई करता है, क्या कहते हैं, कॉस्को इज अ बिग नेम, प्रोबेबली इवन पीपल आउटसाइड फ्रॉम द यूएस नो दिस, कि कॉस्को रिलाई करता है प्योरली, इट्स अ बार्गेन स्टोर. लोग आते हैं उसमें, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ समथिंग बिटवीन अ होलसेल एंड रिटेल स्टोर.
बेसिकली वो अपनी ब्रेड भी ना 3 बड़े बड़े ब्रेड्स के गुच्छों में बेचते हैं. यू कैन नॉट एक्चुअली बाय सिंगल ब्रेड फ्रॉम देयर. अगर आपको कोई चीज सॉकेट चाहिए फॉर एग्जांपल, एक मल्टी उसका सॉकेट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको वो 3-4 एक साथ बेचेगा होलसेल प्राइस पे, वरना तो वो बेचेगा ही नहीं. वो कह रहा है सिंगल तो है ही नहीं मेरे पास. तो ये कॉस्को की बड़ी एक अच्छा, डॉलर ट्री क्यों? डॉलर ट्री इसलिए जो कि डॉलर ट्री क्या बेचता है, बार्गेन आइटम्स, छोटी छोटी चीजें जो आपकी ये मिनीसो टाइप जगहों पे मिलती हैं, डॉलर ट्री वो बेचता है, ठीक है ना, जो आपको चाहिए होती हैं. मगर डॉलर ट्री क्यों लोग खरीद रहे हैं? चूंकि लोग जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे, आपका पेंसिल, रबर शार्पनर और डेकोरेटिव आइटम्स और ये रैपर्स और जो आपको छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो जो पहले हाई क्वालिटी की चीज़ खरीद रहे थे, तो डॉलर ट्री उनको बार्गेन पे बेचता है, या उनको यानी वो उन लोगों के लिए जो कि इतनी जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे वही चीज़ खरीदना चाहते हैं. तो वो लोग अब डाउन ट्रेड कर रहे हैं. जब वो डाउन ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम हायर एंड प्रोडक्ट्स टू लोअर एंड सेम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एक डायरी, एक बुक है फॉर एग्जांपल, जिसपे आप लिख सकते हैं, तो वो एक हाई एंड प्रोडक्ट भी है लेदर की, और यूं यूं यूं, और फिर एक नॉर्मल प्रोडक्ट भी है. तो डॉलर ट्री वो बेच रहा है. अब हुआ कि ये कि जब रिसेशन आ रही है या जो मतलब डाउन टर्न आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि यार सस्ती चीजें खरीद लो, पैसे बचाओ. तो लोग डॉलर ट्री जा रहे हैं. सस्ती चीजें लो, होल फूड्स नहीं जाओ, कॉस्को जाओ भाई. आप समझे? सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इन दिस केस, कि यार वो ऐसी कौन सी चीज, या डाउन टर्न कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता. तो फिर आप जाकर देखना शुरू करते हैं उन स्टॉक्स को या उन कंपनीज को जो कि यार ये चीजें बेच रही हैं. और ये लोगों ने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई इन्फ्लेशन आने वाली है, ऑयल प्राइसेस ऊपर रहने वाली हैं, मुझे अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट. अगर आप एक किसी हद तक स्विंग ट्रेडर टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग मैटर्स कि आपने मेटा के $400 भी दे दिए, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज अगर आपकी थीसिस लॉन्ग टर्म है और इफ यू बिलीव दैट मेटा इज गोइंग टू बी वर्थ $800, यू डोंट केयर. मगर मैं बात कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियो पोजीशनिंग किस तरह करनी होती है अगर आप क्या कहते हैं इन डाउनटर्न से बचना चाहते हैं, ठीक है ना. और वो पोजीशनिंग ऐसी करनी होती है कि सेक्टर्स देखने होते हैं कि भाई ये जो ऊपर जा रही है इन्फ्लेशन, तो वो ऑयल की वजह से, तो ऑयल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ऊपर जा रही हैं. ये हमने पहले अभी पिछले हफ्ते देख लिया. अभी हमने ये देख लिया कि भाई अगर इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो बजट है, रियल डिस्पोजेबल इनकम है, वो नीचे आएगा, तो लोग बार्गेन्स की तरफ जाएंगे, लोग अपनी जो लग्जरी स्पेंडिंग आइटम्स हैं वो कम करेंगे, लोग बार्गेन्स की तरफ जाएंगे. तो भाई बार्गेन्स किधर मिलेंगी? खाने में बार्गेन्स किधर मिलेंगी? जो आपके छोटे मोटे ये आइटम्स होते हैं, बाकी हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, उसकी वो कहाँ मिलेगी? तो ये दिस इज हाउ यू पोजिशन योर सेल्फ in understanding के how you can best position your portfolio from a economic downturn of sorts. उसके अलावा आप ये देखते हैं कि इस हफ्ते नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो रशिया के थ्रू यूरोप तक गैस पहुंचाती है, उधर बेसिकली बहुत बड़ा कोई मतलब ब्लास्ट हुए हैं, एंड देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड डैमेज. ये ट्यूसडे को हुआ है. और मैनेजमेंट जो नॉर्थ स्ट्रीम की मैनेजमेंट है, वो कह रही है कि जो कि बेसिकली जिसके थ्रू गैस प्रॉम भी और जिसके थ्रू सारी रशियन गैस कंपनीज अपना गैस प्रोवाइड करती हैं, वो कह रही हैं, ये मैनेजमेंट नॉर्थ स्ट्रीम की, वो कह रही है कि इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट when operations would resume for this pipeline. And this is very, very critical. This essentially also sort of answers your previous question regarding oil prices and the relationship between oil price and inflation. कि भाई गैस और ऑयल साथ साथ चलते हैं, और ख़ास तौर पे गैस obviously is very important to Europe right now. चूँकि गैस पे बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चलती हैं, बट ऑयल एंड गैस वो बोथ हैंड एंड हैंड, चूँकि एक्सट्रैक्ट दोनों साथ होते हैं. तो अब बेसिकली हो ये रहा है कि चूंकि गैस प्राइसेस ऊपर ही रहेंगी, तो इन्फ्लेशन भी ऊपर ही रहेगी. चूंकि और ज़्यादा इफ एनीथिंग पेट्रोल ऑयल प्राइसेस विल इवन गो हायर प्रोबेबली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो गैस बेसिकली जो गैस बेस्ड प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, वो स्विच करेंगे ऑयल की तरफ. वो बोलेंगे कि भाई अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑयल से अपनी एनर्जी इनपुट ले लें गैस के बजाय, तो वो हो सकता है कि नहीं. जो प्लांट्स स्विच कर सकते होंगे वो ऑयल की तरफ स्विच करेंगे, तो दिस विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट मूविंग फॉरवर्ड. उसी तरह जिस तरह लोगों ने कोल की तरफ चाइना ने मूव किया था व्हेन दी गैस प्राइसेस मूव्ड हायर. तो inflation is here to stay, bottom line. I guess that's enough said with that. Overall, last there was announcement by Meta in one of the, I think, conference calls or one of the interviews.
that there's already a slowdown in tech. They're already looking at a slowdown in the economy, and therefore they are aiming to cut jobs and budgets across the board across all segments. So that also tells you the fact, gives you an idea कि basically Meta की हालत को देखकर आपको एक अंदाजा हो सकता है कि ओवरऑल टेक सेक्टर के हालात क्या है, इसीलिए Nasdaq, which is a tech heavy sector, is falling so fast. अच्छा, so finally let's quickly look at S&P. Overall trend still in place. As you can see, it has breached the midline. और अगर आप वीकली देख लें तो वीकली पे मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में है. लॉन्ग टर्म में अभी भी अप ट्रेंड दिख रहा है. that uptrend channel is still in place. So as a long term investor, you're still good to go. However, short term या medium term में basically for swing traders, आप ये देख सकते हैं कि we talked about this last कि वो डाउन ट्रेंड तो अभी चल ही रहा है, but this week was so bad. It's almost touched my last support line, which is around 350, which is the pre-corona, to a certain extent pre-corona support line, which is what was the level for S&P before it actually plunged down to the corona lows. तो essentially मैंने पहले भी कहा था कि 350 की ये चीज़ टच करेगी, और जो अपना जो RSI है वो भी मुझे वही पिछला जो 2020 का लो है वो टच करते हुए नज़र आ रहा है. वेरी सून मे बी इट्स ऑलरेडी टच्ड, एंड यहाँ से वो potentially it could be that एक short term reversal हो. How much of that is true, only time will tell. But overall, as I said, the market still looking very, very, very much. I would not say in the oversold territory, but definitely एक overreaction तो है technicals को देखते हुए. And I think from that perspective, आपको इस तरह मैं मिसाल दूं कि मार्केट इस वक्त जो बेसिकली अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 350 टच करती है या इवन करंट लेवल्स पे भी मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी, विच इज सितंबर 2023 लेवल. तो मेरे अगर ये डाउन ट्रेंड रिस्पेक्ट होता है थ्रू आउट द केस, राइट, दिस डाउन ट्रेंड इज रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द साइकिल ऑफ दिस डाउन ट्रेंड. तो इसमें आप देखते हैं कि ये डाउन ट्रेंड एक सर्टन टाइमलाइन भी फॉलो कर रहा है. ये डाउन ट्रेंड यहाँ अगर इसको मैं मैच करूँ यहाँ से, राइट, तो ये डाउन ट्रेंड के साथ मैच करूं टाइम समझने के लिए, तो टाइम ये इस वक्त हो रहा है 2023 में जा चुके हैं. यानी मार्केट इस वक्त इतनी ज़्यादा ओवर सोल्ड है कि वो बेसिकली मेजर ये कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि यार ये तो जो मार्केट है बेसिकली ये तो 2023 के अक्टूबर तक को इसने प्राइसिंग कर लिया, अगर आप टेक्निकली इसको समझना चाहें डाउन ट्रेंड को. तो डेफिनेटली अगर जो इन्वेस्टर्स समझते हैं कि भाई 2023 क्या कहते हैं करंट लेवल्स are oversold both on the RSI and what I've shown you on the downtrend, तो फिर एक short term trading opportunity बनती है towards the upside. When that upside comes again, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको जाहिर सी बात इसी तरह देख रहा हूँ कि ये short term में मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं oversold territory में जा चुकी है. But obviously अगर if the news continues to be bad, तो you never know कि वो और नीचे जाते जाए. बट डेफिनेटली जो ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये क्लॉ बैक करती है, फॉर एग्जांपल ये पहले भी इसने, ये आप समझ लें जून में आकर आप देखते हैं कि जून में आकर इसने तकरीबन वही लेवल मारा था जो पिछले हफ्ते का था, पिछले 1-2 दिन का था. एंड देन उसके बाद आप देखते हैं कि रिवर्सल करती है टुवर्ड्स दी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इट कुड रिवर्स बैक टू दी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन, उसको टच करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर सकती है, वापस एक ट्रेंड बना सकती है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, मे बी नेक्स्ट 2 वीक्स, मे बी अभी मजीद नीचे जाए अगले एक हफ्ते तक, एंड देन मतलब साइड वेज ट्रेड करे एंड देन ऊपर की तरफ जाए. बट इट सीम्स लाइक फॉर मी समवेयर डाउन द लाइन इट्स बाउंड टू हैव ए शॉर्ट टर्म रीबाउंड. ओवरऑल डाउन ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है. सो आई वुड ट्रेड केयरफुली इफ आई इन माय पोजीशन ऑब्वियसली. That's pretty much it for today. अगर कोई सवाल हो से बोलो. अच्छा भाई, मुझे लगता है ये साल के एंड की तैयारी हो रही है, वो फ्राइडे क्या कहते हैं ब्लैक फ्राइडे या वाइट फ्राइडे सेल लगने वाली है, उसकी तैयारियां हो रही हैं. जो है ना स्टोर्स रेडी हो रहे हैं, सब अपने पैसे जमा कर रहे हैं. आज वैसे हमारा जो पूरा वीकली रिकैप था इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है, डिस्काउंट और सीजन्स, और फिर ये अब एक नया एक और चीज़ है, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े. तो बस अब यही मेरे ख्याल में बेस्ट एडवाइस यही है कि मार्केट तो शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ ही जा रही है, और अब
मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो अपने अपने पैसे जो हैं वो जमा करते जाएं। तो फ्राइडे सेल एक तरह से, शायद फ्राइडे नवंबर दिसंबर से पहले ही ये सेल लग जाए। True, could be. Let's see. But as I said, I mean, I would always think about क्या कहते हैं positioning my portfolio around these themes. Inflation एक theme है, oil एक theme है, right? In one macroeconomic way. But overall, मेरी अगर मैं personally आपको बताऊं तो मैं personally ऐसी भी जगहों पे होऊंगा जहाँ पे मैंने बहुत कुट खाई है, right? And मैं I'm fine with that. I don't really care. मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म थीसिस अभी भी इंटैक्ट है उस स्टॉक के लिए, एंड आई विल कंटिन्यू टू ओन दैट स्टॉक. सिमिलरली मैंने सिक्लिकली कहीं ऐसी ऑयल, फॉर एग्जांपल ऑयल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया होगा जहाँ पे मुझे पता है कि भाई 1 साल 6 महीने की कहानी है, उसके बाद इसने नीचे मतलब इसकी हवा निकल जानी है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा होता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर एक ही काम कर सकता है. एज अ बिगिनर यू हैव टू टेक अप वन जॉब, एक चीज कर लें आप सही तरीके से, वो बेहतर है. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने और उसको या आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर बने, जो भी बने, आप किसी एक चीज पे फोकस कर लें, राइट. इवन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, जो और इंटर डे ट्रेडर्स होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्पाई लेवल्स को, यानी S&P को ही ट्रेड करते हैं. वो कोई स्टॉक वॉक ट्रेड ही नहीं करते भाई. वो एक चीज की मूवमेंट को समझते हैं टेक्निकली. वो जिस तरह अपना बच्चा नहीं होता, क्या आप अपने बच्चे को समझ लें कि वो ये मुस्कुरा रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो ये आवाज़ निकाल रहा है तो उसका क्या मतलब है, दूसरे रूम से भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या रो रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है. तो भाई लोग सिर्फ स्पाई लेवल ट्रेड करते हैं, जो S&P को ट्रेड करते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ. यहाँ पे अशर भाई 2 सवाल है बिफोर वी एंड। एक तो ये कि क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक़्त जो बेहतरीन सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है वो ऑयल एंड गैस है? सेकंड ये कि सेकंड बेस्ट कौन-सा है? यार ऑयल एंड गैस इज वन ऑफ देम डेफिनेटली. दूसरा मैंने कहा कि विच मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी इज दैट, जो कि आई डोंट नो, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि उसमें बहुत पैसा बन सकता है, ये नहीं, बट डेफिनेटली आपका पोजीशन, आपका पोर्टफोलियो बेहतर पोजीशन हो सकता है. वो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं एसेंशियली. मैंने बताया ना कि जैसे कॉस्को है, स्टफ लाइक कॉस्को, ये आपको एक डाउन ट्रेंड में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. कि जो कुछ कंपनीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक हुए हैं, उस पर हम आगे भी बात करेंगे. कमोडिटीज़ में और भी इंडस्ट्रीज हैं ना, कमोडिटीज़ में सिर्फ ऑयल थोड़ी है. मतलब फर्टिलाइजर्स मार्केट है, यूरिया प्रोड्यूसर्स जो हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हेज हुए हैं, गैस कॉन्ट्रैक्ट्स हेज हुए हैं, उन पे आप देख सकते हैं. बट दोज आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज जो आपको करनी पड़ेंगी. तो कुछ ब्रॉड थीम्स हैं. ब्रॉड थीम्स है, कमोडिटीज़ ऊपर जा रही हैं. ब्रॉड थीम ये है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, देयरफॉर जो कंज्यूमर स्टेपल्स है सेक्टर है वो मतलब आउट परफॉर्म रिलेटिव शायद कर जाए. तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं जिनको देखते हुए मैं कुछ कह सकता हूँ. टेक रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स हैं वो तो मतलब उनकी तो बैंड बजी हुई है, राइट. बट एट द सेम टाइम मैं फिर ये कहूँगा, आई विल से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, maybe this is actually a better time for you to get into those cyclical stocks जो कि आपको लगता है कि साइकिल के लोज बना चुका है, and therefore this is an attractive opportunity for you to make money afterwards. जो मुझे पिछले हफ्ते ही मैंने बात की थी ना कि मैं किसी ट्रेडर से बात कर रहा था, तो मुझे कह रहा था कि बहुत पैसा बनने वाला है 3 से 4 साल के बाद, and I'm positioning my portfolio for the 3 to 4 years ahead, कि जो 2-3 साल बाद जो साइकिल निकलेगी ऊपर, वो जो साइकिल होगी ना, उसमें पैसा बनेगा, और मैं आज उसके लिए पोजीशन कर रहा हूँ. तो भाई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में. सही है, ठीक है, मेक सेंस. अब वही इसी बात को बस कंटिन्यू करके फिर हम एंड करते हैं कि वॉरेन बफेट जो जिस तरह से अभी उसने रिसेंटली ऑलमोस्ट 6 मिलियन शेयर्स जो है वो इसके अंदर खरीदे, ऑयल ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम के ऑक्सीडेंटल अंदर में खरीदे, जो कि बहुत ज़्यादा थे. और मेरे ख्याल में अब इसका शेयर जो है वो ऑक्सीडेंटल में ऑलमोस्ट 22% के करीब हो चुका है, विच इज़ ह्यूज आई थिंक. और पता नहीं इसने और किस किस ऑयल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है. बहरहाल ऑयल इज़ अ गुड सेक्टर टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन. आई थिंक लेट्स कॉल इट. अच्छा, just to be clear, हम इंशाल्लाह आगे भी इस पे बात करेंगे कि if you want to track anyone's portfolio how you can do that, तो इंशाल्लाह इस पे ही बात करेंगे. it's not rocket science. मतलब बफेट किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो we'll talk about that in the next episode. से एक और चीज़ याद आई कि अगर
आपको इन बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन अब थोड़ा-सा स्केप्टिकल भी होना चाहिए और ख़्याल भी रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स और जो अपना ट्विटर के ऊपर और इस तरह के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे होते हैं, वो भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं, या तो वो बंदे को ले उड़ती हैं या वो ले डूबती हैं। इसके ऊपर भी हमने आपके लिए एक जो है ना एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहें कि किस तरह के लोग हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको अपने ज़हन में रखने चाहिए, वो अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहें, तो वो भी आपके स्क्रीन पे टॉप राइट पे इस वक़्त आ रही होगी, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अशर भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, आई थिंक दैट्स इनफ सेड। काफ़ी दिमाग खा लिया लोगों का। चलें, ठीक है, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होते हैं नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। For more insights, join our limited access Discord channel now.